नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा अपन पहले बात कर रहे थे कि एलडीसी का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को एक पुस्तक दी जाएगी। वो पुस्तक आप सभी को दी गई जो थी राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। और उस पुस्तक के अंदर आप सभी के कहने के ऊपर भारत का जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी एक पॉइंट लिखा हुआ था, वो भी अपन ने उसके अंदर सम्मिलित किया। और आज उसी पुस्तक का जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। बस मैं बताना चाहूँगा कि वो प्रश्न जो है वो किस प्रकार से कहाँ से पूछे गए हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। जहाँ 50 जीके के 50 मैथ और 50 साइंस आने थे, वहाँ पर 25-25 मैथ और आपके साइंस के आए थे, 50 और 100 क्वेश्चन जीके के आए थे, जिसमें इंडिया ज्योग्राफी वगैरह इनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। और राजस्थान जो जो जीके था उसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रखा गया था। एलडीसी का एग्जाम हो चुका है आप सभी के लिए, एलडीसी 2026 का। और एक पुस्तक थी आप सभी के लिए जो थी राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। और इस पुस्तक को जब मैंने आप सभी को लॉन्च भी किया था, जब आप सभी के सामने इस पुस्तक को मैंने बताया था, तब मैंने कहा था कि इस पुस्तक को जरूर जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि प्रश्न जो है वो इसमें से 25 से 30 आएंगे। और प्रश्न कितने आए हैं इस पुस्तक में से? 42। कितने आए हैं भाई? 150 में से अगर 42 प्रश्न जो है वो केवल एक ही पुस्तक से अगर आए, तो इसका मतलब वो पुस्तक काफी खास है। और इसी पुस्तक को ही आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए जो आने वाले समय में एग्जाम है सीईटी का, और एक एग्जाम होगा सीईटी के आधार पर वीडियो का, उन दोनों एग्जाम के लिए भी आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी आज जो है वो इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इसके अलावा 42 प्रश्न तो यहां से थे, टोटल जो है वो 50 प्रश्न अपनी पुस्तकों में से आए थे। चूंकि आपके भारत सरकार का जो बजट है वहां से 2 प्रश्न पूछे गए थे। पूछे क्यों कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूछे थे। वो अपनी केंद्र सरकार वाली जो अपनी आर्थिक समीक्षा और बजट की पुस्तक है वहां से आए हैं। इसके अलावा 2 प्रश्न जो है वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से पूछे हैं, और इसके अलावा 3-4 प्रश्न और योजनाओं के पूछे हुए हैं। ऑल ओवर 50 प्रश्न जो है वो अपनी टोटल सभी पुस्तकों से आए हैं एलडीसी के अंदर जीके वाले पोर्शन में। और वैसे आपके 42 प्रश्न केवल इस एक पुस्तक से आए हैं। इसी पुस्तक को आधार बनाकर इसी प्रकार से शानदार तरीके से जो कंटेंट है वो आप सभी के लिए सीटी और वीडियो के लिए भी प्लान किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये वो पुस्तक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है आपके एलडीसी 2026 के लिए राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। मैंने आपको कहा था कि 41 जिलों के पीछे मत भागिए। पहली चीज, प्रश्न 33 जिलों से आएंगे। सभी बच्चे चिल्ला रहे थे सर 41 जिलों से नहीं। मैं बोला प्रश्न 33 से आ रहा है, अपना काम क्या है? सिलेक्शन लेना। अपना काम क्या है? जो प्रश्न आ रहा है वो अपने आना चाहिए। तो फिर क्यों 41 जिले पड़े? सारे के सारे प्रश्न भूगोल के आराम से इसमें से मिले हैं। ये तीनों के तीनों पोर्शन इसमें कवर किए गए थे एलडीसी के अंदर, भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान का जो भूगोल और अर्थव्यवस्था वाला आपका सिलेबस था, उसके 40 प्रश्न जो है वो इस पुस्तक में से आए हैं। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 2 प्रश्न जो है वो इस पुस्तक में से आए हैं। टोटल 42 प्रश्न जो है, 40 और 2 42 प्रश्न जो है वो इस पुस्तक में से आए हैं। बहुत शानदार पुस्तक रही थी। मैंने आप सभी को कहा भी था, अंत में एक ऑफर निकालकर आप सभी को 120 रुपए में भी उपलब्ध करवाई कि लास्ट के अगर आप 10-15 दिन भी अगर देख कर जाते हो, आपको लगता है कि भाई महंगी है, तो अगर आप 120 रुपए भी अगर देकर इस पुस्तक को पढ़ते हो तो आपको फायदा होगा। जिस बच्चे ने पढ़ा है, जिस बच्चे ने जीके पे फोकस किया है, आज उसके पास में 150, 160, 175 नंबर तक भी जो है वो नंबर है। क्योंकि बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास 155, 160 नॉर्मल नंबर मिल रहे हैं एलडीसी के अंदर, और वो उन्हीं के हैं जिन्होंने जीके के ऊपर विशेष फोकस किया था। देखिए कुछ प्रश्न हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और बहुत सीधे सीधे जो है वो प्रश्न मिले हैं। जैसे कि एक प्रश्न था कि राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित जो चोटियां हैं, इनमें से सबसे कम ऊंचाई के अंदर कौन सी है? सबसे कम किसकी है? भाई मैंने याद भी करवा रखा है, बाकी आपके किताब के अंदर उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली और मध्य अरावली, तीनों हिस्से अरावली के बांट कर, और मैंने बिल्कुल जो है वो सिस्टमेटिकली आप सभी को ये उपलब्ध करवाया था। और पुस्तक के अंदर जो है ये आपको कंटेंट के अंदर मिलेगा कि भाई जैसे कि अगर हम याद करते हैं कि भाई गुरु से दिल जरा आशा से लगा, गुरु से दिल जरा, तो दिल से दिलवाड़ा आ जाती है। तो यहाँ पर दिलवाड़ा जो है ये 1442 मीटर ऊंची है। उसके बाद में कुंभा भी धोख देता है रघुनाथ ऋषि के। तो फिर दक्षिण अरावली में जाओगे तो यहाँ पर आपके कुंभलगढ़ आ जाएगी 1224, और फिर रघुनाथगढ़ जो कि सिक्कर के अंदर है उत्तरी में 1055। ये सारी की सारी 1000+ है। जबकि यहाँ पर दी हुई है एक तारागढ़, और तारागढ़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 873 मीटर ऊंची है, तो वो सबसे कम ऊंचाई वाली हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न की भी मैं भी नहीं कहूंगा कि भाई मिले हैं, क्योंकि ये तो लगभग हर किताब में से मिलेंगे। जो कठिन प्रश्न है, जो अच्छे लेवल के प्रश्न है, उनकी हम बात करेंगे।
जैसे एक प्रश्न था आपके कि फसल और कौन कौन सी मिट्टियां हैं उनके टाइप्स में से, तो जो मिट्टी वाला अपना चैप्टर है पेज नंबर 101 और 100 मतलब पेज नंबर 100 और 101 इन दोनों पेज पर आपको मिलेगा, जिसमें जैसे कि काली मिट्टी है तो यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी के अंदर कौन सी फसल होती है, आपके कपास हो गई, सोयाबीन हो गई, ये विशेष रूप से, तो जैसे कि कपास जो है वो काली मिट्टी के अंदर आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जलोढ़ या फिर जो दोमट है, उस जलोढ़ या फिर दोमट के अंदर स्पेशली आपकी जो गेहूं की फसल है ये इसके अंदर विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है कि भाई जो आपके चिकनी है और भारी दोमट है उसके अंदर जो है वो मिलती है। इसी प्रकार से बाजरा की जो है पेज नंबर 100 के ऊपर जो आपके रेतीली मृदा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों आती नहीं, तो रेतीली जो मृदा है वो आपके स्पेशली बाजरा जो है वो कैसी फसल है, कम वर्षा जो है वो पानी वाली फसल है, वर्षा आधारित फसल है। और जब हम पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो रेतीली भूरी रेतीली मृदा मिलती है, वहां पर विशेष रूप से बाजरा होता है। ये बाजरा गलत टाइप है, बाजरा होता है और रेतीली मृदा के अंदर कौन सा होगा, केवल और केवल बाजरा होगा। गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ना स्पेशली जो आपके उच्च चिकनी जलोढ़ होती है या फिर जो बूंदी वाला एरिया है, बूंदी चित्तौड़गढ़ वाला दक्षिण पूर्व वाला, उस एरिया के अंदर जो है वो विशेष रूप से आपके कौन सी फसल होती है, गन्ने की जो फसल है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लाल लोमी प्रकार की या फिर जो दोमट मृदा है, ये भी एक दोमट का प्रकार है, जलोढ़ टाइप में दोमट है और ये लाल के अंदर दोमट है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो गन्ना आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, मिलान करके इसका आंसर जो है वो आप बता सकते हो। ठीक है, डी जो है वो आपके 3 से हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर मिल रहा है। एक प्रश्न था कि जल संरक्षण की विधि और जो जिला है वो आपको बताने थे। भाई झालरा, झालरा या फिर हालरा अपन पढ़ते हैं, जोधपुर के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो आपके झालरा जो है उसमें महामंदिर का जो झालरा है जोधपुर का, ये काफी प्रसिद्ध है। तो झालरा जो है ये जोधपुर वाले एरिया में मिलते हैं और जो पवित्र स्नान होता है उसके रूप में इसको काउंट करते हैं। बावड़ी, हम सामान्यतः राजस्थान में सभी जगह पर बावड़ियां देखने को मिलती है, लेकिन बूंदी की बावड़ियां हैं, शेखावाटी की बावड़ियां हैं, ये काफी ज्यादा जो है वो आपके प्रसिद्ध होती है। खादीन लिखा हुआ है, ये खडीन है। खडीन जो है ये जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर, चूंकि जैसलमेर में सबसे ज्यादा अनुदैर्याकार बालू का स्तूप मिलते हैं और उन बालू का स्तूप में पालीवाल जाति के द्वारा पाड़ बनाई गई और उसमें जो पानी इकट्ठा होता था उसको खडीन कहते थे। अगर आप खडीन की बात करोगे तो जहां पर सबसे ज्यादा अनुदैर्याकार बालू का स्तूप है वहीं पर ही जैसलमेर में खडीन भी जो है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसी प्रकार से कुएं या फिर कुई के नाम से, क्योंकि कुएं तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये परंपरागत नहीं है, कुई हो सकता था, और कुई जो है वो आपके बीकानेर जैसलमेर इन वाले एरिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो आराम से जो है वो आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर जो है वो आप निकाल सकते हो। सी जो है वो आपके 2 के साथ में है, ए यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न था कि भाई अभी कथन और कारण, देखिए कथन और कारण के प्रश्न जो है वो बहुत आसान ही आते हैं, टफ नहीं होते हैं। अब उनमें डायरेक्टली सारी की सारी चीज एज इट इज मिलेगी किताब में, वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ आप उन फैक्ट को जो है वो बेस बनाकर और आराम से उन चीजों को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि कथन है कि सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कथन और कारण के अंदर पहले कथन को पढ़ो एज ए वाक्य और फिर कारण को पढ़ो एज ए वाक्य। अगर दोनों सही है तो फिर उन दोनों के अंदर जो है वो स्पष्टीकरण ढूंढना है। तो पहला कथन पढ़ा हमने और बोल रहा है कि सागौन उत्तरी राजस्थान में मिलता है, और अगर आप किताब में जाओगे शुष्क सागवान या मानसूनी वनस्पति प्रदेश के अंदर, तो उनका विस्तार जो है वो कहां पर है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी के अंदर है, और इसी में ही सागवान जो है वो एक पेड़ आता है। यानी कि सागवान या सागौन जो है वो दक्षिणी राजस्थान में मिलता है, ना कि उत्तरी में, इसलिए ये तो सीधा ही कट हो गया। अब अगर आप आराम से भी देखोगे तो जिसमें ए गलत है वो केवल एक ही ऑप्शन है डी, उसके अलावा कोई सा है नहीं। और यहां पर कारण पढ़ोगे कि सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंड या फिर पाला सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुष्क सागवान वाली जो है वो कैटेगरी में आते हैं, ना कि ये आपके आपके उपोष्ण प्रकार के जो आपके जो क्षेत्र हैं उनके अंदर नहीं आते हैं। यानी कि सदाबहार प्रकार के भी नहीं है, ये उन क्षेत्रों में है जहां पर सामान्यतः जो है वो हमारे गर्मी और ठंड दोनों मिक्स में रहती है। अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो यह अर्ध शुष्क जो हमारे वनस्पति प्रदेश है उसका एक हिस्सा आता है, तो वहां पर वैसे ही नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो बड़ी आसानी से निकल रहा था एरिया की वजह से। एक था कि कौन सा इनमें से गलत है, यहां पर अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झालावाड़ में लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न का तो कहना ही क्या है कि भाई ये रणथंभौर, और रणथंभौर जो है ये हमारे कहां पर स्थित है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर जो है वो स्थित हो रखा है। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न तो बहुत सारे मिलते ही है। राजस्थान में ताल छापर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है, तो भाई चूरू के अंदर है। अगर आप अभ्यारण्य वाले पॉइंट में जाओगे तो वहां पर ताल छापर चूरू लिखा हुआ है, आसानी से आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो।
राजस्थान जो है ये भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए जिप्सम का उपयोग पूछा हुआ है, पेज नंबर 199 पर अगर आप जाओगे तो वहां पर मैंने जो जितना खनिज का चैप्टर उनमें हर एक खनिज के उपयोग के बारे में लिखा है। और जिप्सम के जब आप जमाव में जाओगे तो ये उसका जमाव क्षेत्र है, और जिप्सम का उपयोग में जाओगे तो पीओपी बनाने में आता है, सीमेंट के कच्चे माल में आता है, और जो सेम की समस्या होती है उसके निवारण में आता है, और जो लवणीय भूमि होती है यानी कि भूमि के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में होता है। तो सीमेंट के उद्योग में और उर्वरक के अंदर सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न था कि भाई कोटा बूंदी बारां झालावाड़ के अंदर मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी मिलती है, तो मध्यम काली मृदा में अगर आप जाओगे तो वहां पर हाड़ौती का पठार है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ है, और आराम से काली मृदा जो है वो आप आंसर दे सकते हो। बिल्कुल आसान प्रश्न था ये। तो एक था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक था। राजस्थान के ही जिले पूछ रहा है, तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व और आपके जनसंख्या वितरण एवं घनत्व में जाओगे आप जनसंख्या वाले टॉपिक के अंदर, तब आपको सीधा सा पता चलेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, जयपुर का है। लेकिन जयपुर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पर कौन है, भरतपुर है। मैंने याद भी करवाया है क्लास में कि जयपुर से भरतपुर जाना था, दौसा में जाम लगा दिया तो हम अलवर से होकर गए थे, और इसके अंदर हम जेबी बाचू के नाम से याद रखते हैं। तो यहाँ पर फिर सही आंसर क्या होगा भाई, जयपुर है नहीं तो फिर सही आंसर भरतपुर यहाँ पर हो जाएगा। बड़ी आसानी से जो है वो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए जो है वो सही है। अब देखिए चंबल परियोजना जो है उसके 3 चरण के अंदर विकास होता है। पहले चरण के अंदर गांधी सागर बांध बनता है, दूसरे चरण के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बनता है, तीसरे चरण के अंदर कोटा बांध बनता है, और इस जल विद्युत के आगे ही जो सिंचाई परियोजना दी हुई है उसके अंदर जो कोटा बैराज बांध बनता है वो भी पहले चरण में ही बनता है। तो ऑल ओवर जो है वो इसके 3 चरणों में ये परियोजना चलती है। अब चंबल नदी जो है ये राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश के बीच में जो है वो आपके चलती है, इसीलिए ये आपके किस किस की है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की जो है वो संयुक्त परियोजना है। यहां पर पूछ रहा है कौन सा सही है, यहां पर लिखा हुआ है आपके गुजरात और राजस्थान, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया गया था। 1953-54 में इसका कार्य शुरू होता है, लेकिन उसको 1950 के अंदर जो है वो आपके अनुमोदित कर दिया जाता है, इसलिए ये सही है। 3 चरणों में इसका विकास होता है। एक ये वाली चीज अपनी पुस्तक में नहीं है कि आईएमएफ के द्वारा ये वित्त पोषित जो है वो इसका कमांड जो है क्षेत्र है वो आपके आईएमएफ के द्वारा नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी और सी जो है वो इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है। भाई हम जब मीठे पानी की झीलें पढ़ते हैं जिसके अंदर जैसलमेर झील हम देखते हैं, और जैसलमेर झील के अंदर आपको मिलता है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में भी जानी जाती है। जैसलमेर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर है कि राजस्थान कथन और कारण का प्रश्न है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों के अंदर अगेन मैंने कहा है कि ऐसे प्रश्न एग्जैक्टली जो है वो किताबों में नहीं मिलते, फैक्ट को हम चेक कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत हमारा पूर्व ज्ञान भी इन पे काम में आता है, और थोड़ा बहुत जो हमारे एक प्रकार से कॉमन सेंस होता है वो भी काम में आता है। कि भाई राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। भाई हमें भी पता है कि भाई राजस्थान के अंदर कला, यहाँ की कलाओं के लिए जो है वो राजस्थान स्पेशली जाना जाता है। यहाँ की जो कलाएं हैं वो बहुत कुशल कारीगर होते हैं, उसमें कम लागत के अंदर होती है, सांस्कृतिक विरासत होती है, स्थानीय कच्चा माल होता है, इसलिए राजस्थान के जो है वो भारत के अंदर अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल है, ये कॉमन सेंस से था। फिर अगला कारण था कि राजशाही संरक्षण के अंदर क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि यहां पर राजशाही संरक्षण के अंदर अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ था। और अगर हम देखेंगे जितने जैसे कि उस्ता कला देखेंगे तो इसका विकास महाराजा राम सिंह के काल में होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ब्लू पोट्री, तो इसका जो विकास है वो महाराजा सवाई राम सिंह के टाइम में होता है। तो हमें जो है वो कई सारे ऐसे कलाएं मिलेगी जिनमें विकास संरक्षण जो है वो उस समय के जो रियासती शासक थे उनके द्वारा दिया गया था। तो इसलिए ये भी सही है, और उनके उस विकास की वजह से, उनके उस संरक्षण की वजह से ही भारत के अंदर हस्तकलाएं जो है वो प्रसिद्ध हुई है। इस वजह से ये दोनों सही भी होंगे और इसकी आराम से व्याख्या भी करेगा। एक जिला और एक उत्पाद कार्यक्रम, ये योजनाओं का है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ था विभिन्न आर्थिक योजनाएं, और उसमें से ये प्रश्न था। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई थेवा कला जो है ये कहाँ का है, तो थेवा कला अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो प्रतापगढ़ के अंदर जो है 27 नंबर पर आपको थेवा कला मिलेगा, पेज नंबर 282। प्रतापगढ़ के अंदर जो है वो आपको थेवा कला मिलेगा। फिर इसके अलावा किन्नू जो है, ये किन्नू लिखा हुआ है तो भाई श्री गंगानगर के अंदर आपको 15 नंबर पर किन्नू है। फिर संगमरमर जो है वो आपके लिखा हुआ है तो नागौर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसमें जो है वो आपके मैथी और कृषि औजार इनका ही विशेष है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके वो आराम से मार्बल मिला दोगे, क्योंकि लास्ट वाला है येलो स्टेन। और यहाँ पर अगर आप जैसलमेर में देखोगे 18 नंबर पर तो पीला पत्थर का उत्पाद लिखा हुआ, तो इसलिए बाकी सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे कि भाई जैसलमेर जो है वो येलो स्टोन के अंदर है, A4 से है। नागौर में अगर आप फिर इनडायरेक्टली आपको संगमरमर मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि गंगानगर के लिए क्या है किन्नू है और प्रतापगढ़ के लिए थेवा कला है, इसलिए आसानी से मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है ये पूछा है। भाई तालाब के बारे में पूछा, तो तालाब एक जो है वो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं। जब आप जाओगे, चूंकि इसमें मैंने वो लिया नहीं है, जब आप सिंचाई परियोजनाओं में जाओगे उसके अंदर लिखा हुआ है परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक, उसमें लिखा हुआ है कि तालाब नाडी वगैरह ये हमारे जल संरक्षण की पारंपरिक स्रोत है। बिल्कुल ये बात इसमें सही है। अधिकतर वर्षा जल जो है उनको तालाबों के अंदर अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जाता। अब ये कॉमन सेंस की लाइन है इसमें, तो ये तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई बरसात का जो पानी है वो बहकर जाए, उसके अवरोधक बनाकर उसको इकट्ठा करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। भीम सागर राज्य के प्रसिद्ध तालाबों में से एक, ये तालाब नहीं है। जब आप राजस्थान की झीलें देखोगे तो उसमें आप झालावाड़ के अंदर जब जाओगे, झालावाड़ के अंदर जाओगे तो भीम सागर एक बांध मिलेगा आपको, जो कि डैम के रूप में बना हुआ है, ना कि एक तालाब है, इसलिए ये गलत हो जाएगा इसमें। और ये आपके जो है वो अवरोधक हो गया। तालाबों के द्वारा सिंचित क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। वृद्धि नहीं, अगर आप जाओगे पेज नंबर 110 पर लिखा हुआ है जिसमें आपके तालाब की बात है, और 0.45, किसी टाइम ये 1% हुआ करता था, वर्तमान में तो ये 0.45 पर आ गया, यानी कि कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए ये इसके अंदर गलत होगा। ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प सी आराम से आंसर बता सकते हो। राजस्थान के अंदर बाढ़ संभावित जो पूर्वी मैदान है वो उनमें कौन कौन सी फसलें होती है, तो ये आपके जो है वो कृषि वाले चैप्टर के अंदर जो हमारे एग्रो क्लाइमेट जोन है वो दिए हुए हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है 7 नंबर पर, जिसको हम 3rd B के नाम से जानते हैं, पूर्वी राजस्थान इसमें आता है। और इसमें अगर हम फसलें देखेंगे तो देखो गेहूं है क्या इसमें, ये बिल्कुल गेहूं है। इसमें मक्का है क्या, यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे तो मक्का नहीं मिलेगा। कपास है क्या, इसमें कहीं पर भी कपास नहीं मिलेगी। और सरसों है क्या इसमें, बिल्कुल ये रही सरसों, यानी कि दो ही है, एक तो गेहूं है और एक सरसों है, मक्का और कपास नहीं है। तो ए और डी इसमें सही होगा, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। आराम से दे सकते हैं इसका भी आंसर। राजस्थान की कृषि उपज मंडियां जो है वो किसानों की मदद कर रही है, कैसे कर रही है। अब देखो ये वैसे कॉमन सेंस का है प्रश्न, लेकिन फिर भी अगर आप RSAMB के अंदर जाओगे तो राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, और उसमें लिखा हुआ है कि RSAMB जो है वो सामान्य मंडियां जो पहले राजपेड़ चलाती थी 1957 से, उनको भी संचालित करती है। और 2006-07 के अंदर विशिष्ट मंडियां भी जो है वो RSAMB के द्वारा स्थापित कर दी गई थी। और ये जो मंडियां होती है RSAMB के द्वारा, वो फसल विशेष के लिए ये मंडियां स्थापित हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को उचित मूल्य दिलवाना। क्या है, उचित मूल्य दिलवाना। यहां पर अगर आप देखोगे तो उत्पाद जो है इनका क्या करना है, सर्वोत्तम मूल्य दिलाना जो है वो इन मंडियों का मेनली जो है वो उद्देश्य होता है। आराम से बता सकते हो इसमें। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है ये किस क्षेत्र में काम करता है। जब आप ऊर्जा के चैप्टर में जाओगे और ऊर्जा के चैप्टर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे आपको ऊर्जा मिल गया है, तो ऊर्जा मिल गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शन में भी ऊर्जा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, आप ऊर्जा वाले चैप्टर में जाओगे, लास्ट में आपको ऊर्जा से जुड़ी हुई संस्थाएं दी हुई है, उन संस्थाओं में जाओगे तो RRECL है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है RSPCL उसको, और जो रेडा 1985 में स्थापित होती है, उन दोनों को 2002 में मिलाकर RRECL की स्थापना की जाती है, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से जानी जाती है। ये राजस्थान में नवीकरणीय जो ऊर्जा है उनके लिए राजस्थान में सर्वोच्च संस्था है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है ये हमारे राजस्थान में कैसी ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा। और उन गैर परंपरागत ऊर्जाओं के लिए ही ये काम करती है, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा जो क्षेत्र है उनमें ये काम करेगी। तापीय के लिए ये नहीं है, नाभिकीय के लिए नहीं है, पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए नहीं है, ये गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है उनके लिए ये काम करने वाली संस्था आती है। राजस्थान की भूमि उपयोग जो पद्धति है 2020-21 उसकी विभिन्न श्रेणियां जो हैं उनको अवरोही क्रम के अंदर आपको व्यवस्थित करना है। पेज नंबर 154 के ऊपर आपको यहाँ पर भूमि का उपयोग दिया हुआ है, और उस भूमि उपयोग में आप देखोगे
क्योंकि यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये 2020-21 के हिसाब से आंकड़े पूछ रहे हैं। हमारे पास में जो है वो नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे का आपको दिया हुआ है, लेकिन इसके आधार पर भी अगर आप इसको सेट करोगे तो आराम से जो है वो आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें नाम जो है वो अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर जंगल लिखा हुआ है, ये जंगल नहीं है, ये वानिकी है। ये कितना है? 8.30%। ये वानिकी के रूप में जो है वो आपके लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि जो कृषि के योग्य है लेकिन वो बंजर भूमि के रूप में है, तो वो कृषि के अतिरिक्त अन्य जो आपके भूमि है वो इसके अंदर आती है, जैसे कि 5.96% है। यहाँ पर है आपके बंजर और अकृषि भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो कि बंजर भूमि के रूप में जो है वो यहाँ पर काम करती है, तो वो इसके अंदर आ सकती है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बंजर दिया हुआ है 10.11%, यहाँ पर ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि दी हुई है 6.85%, ये भी इसमें दिया हुआ है। क्योंकि इस प्रश्न में गड़बड़ ये है कि ये प्रश्न डिलीट होने के लायक है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वर्तमान के अंदर पड़त कौन सी है? ये चालू पड़त कितनी है? 5.22% है। 5.22% जो है वो यहाँ पर वर्तमान में चालू पड़त जो है वो निकल कर आती है। भाई अगर हम इसमें देखना चाहें, ये कृषि योग्य जो बंजर भूमि है ये ऑल ओवर बंजर भूमि को मानेंगे यहाँ पर 10.11% को। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ नाम के अंदर ऊपर नीचे है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी है? वो है कृषि योग्य बंजर भूमि है, यानी कि ए जो है वो सबसे ज्यादा है। फिर देखिए जंगल जो है वो 8.30 है, दूसरे नंबर पर बी आएगा। फिर बंजर एवं अकृषि भूमि जो है वो 6.85 है, फिर सी आएगा, इसमें डी है। फिर वर्तमान पड़ती या फिर चालू पड़त जो कि डी है वो फिर ए आएगा। अब अगर नए इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से माने तो इसमें आंसर ए होगा, बाकी बोर्ड के ऊपर है कि क्या माने। जब मैंने आंसर की भी लगाई थी तो तब भी आपको बताया था कि इसमें स्टार लगा लेना। एक है आपके भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है। भाई किसका होता है? ये आपको पेज नंबर 206 के ऊपर खनिज वाले चैप्टर में दिया हुआ है, और राजस्थान इनके अंदर एकमात्र उत्पादक है। अब देखोगे कैल्साइट कहीं पर भी नहीं है, सिल्वर कहीं पर भी नहीं है, नेचुरल जिप्सम भी कहीं नहीं है, जिंक अयस्क जो है वो आपको मिलेगा, ये रहा जिंक, ठीक है। सेलेनाइट कहीं पर भी नहीं है और वॉलस्टेनाइट भी नहीं है। तो पहली चीज तो जिंक के मामले में राजस्थान एकमात्र है, तो वहीं से ही हो गया। और फिर भी सबसे अधिक अगर पूछ रहा है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 89% के ऊपर सीसा एवं जस्ता का अयस्क है, यानी कि लेड और आपके जिंक जो है वो सबसे ज्यादा है। 89% जो है वो राजस्थान में होता है भारत के टोटल का। राजस्थान के अंदर निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का स्थान सबसे दक्षिण में है? देखिए ये आपके बाघ अभ्यारण्य है राजस्थान के। अब चूंकि इसमें आपको सीधा सीधा ये है कि आपको मैप याद होना चाहिए राजस्थान का। अगर आप इनमें से डिस्ट्रिक्ट देखोगे, भाई सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक ये मध्य राजस्थान वाले, अलवर, जयपुर वाले ये आपके पूर्वी राजस्थान में है, और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसमें सबसे दक्षिण के अंदर ये झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ वाला जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं। रामगढ़, विसदारी, कोटा, बूंदी में है, और धौलपुर करौली में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। तो आराम से इसमें आप देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट से आपको पता चलेगा। बाकी आपको क्लास में भी डिटेल में बताया। बाकी यहां पर अगर आप देखना चाहो तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट को आप पकड़ सकते हो, वहां से सीधा दक्षिण में जाओगे, मुकुंदरा हिल्स, यहां पर आराम से आंसर मिल जाएगा। राजस्थान के रामसर स्थल जो है इनके रूप में इनको दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कालक्रम के अंदर जमाना है। देखिए ये कालक्रम है, केवला देव को मिला था 1982 के अंदर, केवला देव है, ये होगा, बी आएगा सबसे पहले। सबसे पहले कौन आएगा? बी। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। फिर देखिए सांबर झील है 1990 के अंदर, फिर सांबर भी है, फिर सी आना चाहिए। यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है। फिर उसके बाद में है खिंचन, खिंचन है आपके 2025, 4 जून 2025 के अंदर है, ये रहा खिंचन है। उसके बाद में डी आना चाहिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है। और फिर उसके बाद में मेनार गांव है 4 जून 2025, फिर सिलीसेड है दिसंबर 2025 के अंदर, जो कि आपके अलवर के अंदर है, फिर ए आना चाहिए, विकल्प सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आराम से अपने इस जो रामसर स्थल है यहाँ से आराम से क्वेश्चन कवर हो रहा है। राजस्थान में लिग्नाइट के जो भंडार है ये मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं? भाई अगर आप कोयले में जाओगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है, और तमिलनाडु के बाद में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। उसमें जाओगे तो जमाव क्षेत्र में बीकानेर में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में बाड़मेर में है। बीकानेर में पलाना, बरसिंहसर, गुढ़ा, बीठनोक ये क्षेत्र आते हैं। बाड़मेर में गिरल, कपूरडी, जालीपा, सोनाड़ी ये क्षेत्र आते हैं। यानी कि बीकानेर और बाड़मेर जो है वो इसमें आराम से आंसर हो जाएगा, बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो कॉरपोरेशन है, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम या फिर रिको के नाम से जो जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1980 को होती है,
इसका मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक तो ये ऋण देने का काम करता है, एमएसएमई जो है, एमएसएमएल यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम और वृहद उद्योगों को ऋण देता है। ऋण का हमारे पास में विकल्प है नहीं। औद्योगिक जो क्षेत्र है इनकी स्थापना करता है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है, और औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत जो संरचना है इसका विकास करता है, औद्योगिक अवसंरचना का विकास करता है। आराम से विकल्प डी आ जाएगा। और विशिष्ट पार्कों की भी स्थापना करता है। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें भी। एक है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबी जी राम जी जो एक्ट है उसमें कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? पेज नंबर 274 के ऊपर आपके आराम से दिया हुआ है कि मनरेगा का नाम अब वीबी जी राम जी होगा। और इसका जो बदलाव है, इसमें सबसे बड़ा बदलाव है रोजगार के जो दिन है वो पहले इसमें मनरेगा के तहत 100 दिन दिए जाते थे, लेकिन अब वीबी जी राम जी के अंदर इसको बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया है, यानी कि विकल्प डी इसका सीधा सा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक कथन और कारण दिया हुआ, देखिए चंबल की खाइयां खेती के लिए अनुपयुक्त तो होती है। भाई चंबल की जो खाइयां हैं इनको हम क्या कहते हैं? बीहड़ प्रदेश। चंबल नदी जो है उसके अवनालिका अपर्दन के वजह से जो निर्मित खड्ड भूमियां है, जो खड्डे से युक्त भूमियां होती है, वो बीहड़ प्रदेश के नाम से जानी जाती है। अभी इसके अंदर जो है वो आप जो आपके पर्यावरण वाला चैप्टर दिया हुआ ना एक, उसमें आप जाओगे तो बीहड़ या कंदरा सुधार कार्यक्रम लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया क्योंकि ये जो खड्ड भूमियां हैं इनको समतल करके और कृषि योग्य बनाया जाएगा। तो चंबल की जो खाइयां हैं जिनको हम बीहड़ कहते हैं वो खेती के लिए जो है वो अनुपयुक्त होती है। बिल्कुल एकदम सही है। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को जो है वो खड्डों के रूप के अंदर बदल देता है। आराम से आप देख सकते हो कि अवनालिका अपर्दन जो होता है उसकी वजह से जो खड्डे भूमियां हैं ये निर्मित होती है। इस वजह से ये नालियां बनाता है और इन नालियों की वजह से ही क्या हो जाती है, ये भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। और इसी के लिए फिर आप बीहड़ सुधार कार्यक्रम देखोगे अपने उस चैप्टर में तो सीधा सा लिखा हुआ है कि उस भूमि को समतल करके कृषि योग्य भूमि बनाना है। तो यहां पर आराम से ये इसकी सही व्याख्या भी करता है और दोनों के दोनों कथन भी सही है। फिर उसके बाद में है अभिकथन और कारण की बात करते हैं। तो कपास की जो खेती है ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। भाई अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज लेंगे ना तो आप पहली चीज तो यहां पर देखिए, ये रहा कपास, आपके ये रहा 24 नंबर पर। कपास के अंदर सीधा से लिखा हुआ है कि गंगानगर सबसे ज्यादा उत्पादन है, फिर हनुमानगढ़ है 2022-23 के आंकड़ों से। ठीक है, तो गंगानगर है और फिर कौन है आपका? हनुमानगढ़ है। अब गंगानगर है, यहाँ पर कारण में लिखा हुआ गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पादक है, प्रमुख उत्पादक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमुख उत्पादक तो गंगानगर है, बिल्कुल है। और गंगानगर के अंदर क्या है, आपके सिंचाई की सुविधा भी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है ना, सिंचाई की सुविधा है भाई, गंगा नहर है, आईजीएनपी। थोड़ा सा टॉपिक को आपको लिंक करना पड़ेगा क्योंकि एज इट इज लाइन किताब में किसी में भी नहीं मिलेगी, लिंक करना पड़ेगा टॉपिकों को। तो आईजीएनपी, गंग नहर, ये आपके उस सिंचाई वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कि गंगानगर के अंदर जाती है। और यहां से अगर आप देखोगे तो गंगानगर जिला जो है वो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादक है, वो यहां से पता चल रहा है, यानी कि ये भी सही है। और जहां पर सिंचाई हो रही है वहां पर भी कपास होगी। लेकिन इन दोनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या ये इसका कारण बनता है क्या, भाई इसको आपको समझना है। मैंने आंसर की करवाई थी उसमें शायद मैंने सही व्याख्या बताई होगी, वो यहां पर इसमें सही व्याख्या नहीं होगी। इसका सही आंसर होगा विकल्प बी। क्यों होगा भाई? कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जहां जो है वो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है, क्योंकि गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पादक है। क्या ये इसका कारण बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। कथन दोनों अपने आप में सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अगर ये कथन होता और ये अगर कारण होता तो बिल्कुल स्पष्टीकरण होता। देखिए पढ़िए, गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पादक है क्योंकि गंगानगर के पास में ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि वहां पर कपास उत्पादन होती है, क्योंकि कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है। बिल्कुल गंगानगर में सिंचाई की सुविधाएं हैं, यानी कि अगर ये कारण होता और ये कथन होता ना तो बिल्कुल सही होता। इसलिए ये सही व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर ये होगा, वो आप आंसर की में उसमें से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहां से हो जाएगा और एक आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा आईजीएनपी और गंगनहर के साथ में। फिर अगला है कि जोधपुर के अंदर बोरानाडा जो क्षेत्र है ये अपने विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर के द्वारा किस उद्योग जो है उसके अंदर मुख्य रूप से सहायता की जाती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज आपके दिए हुए हैं उद्योग वाले चैप्टर में, वहां पर सीधा सा लिखा हुआ है कि बोरानाडा जो है ये सेज हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है और जोधपुर में है। बोरानाडा जोधपुर के अंदर है, किसके लिए होगा? हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प के लिए होगा। फिर अगला देखिए, मेजा बांध जो है ये किस नदी पर है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बाईं तरफ से बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी, जिसके ऊपर मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है, जिसकी पाल को हम ग्रीन माउंट के नाम से जानते हैं। नदी कौन सी होगी? आपके
कोठारी नदी के नाम से जानी जाएगी। प्रश्न, कई सारे प्रश्न एज इट इज मिले हैं, कुछ में आपको लिंक करना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न जो है वो आपके 42 प्रश्न जो है वो अपनी इस पुस्तक में से आराम से मिले हैं। इसलिए मैं अगेन वापस वही कहूंगा कि देखो एलडीसी का एग्जाम तो जा चुका है, लेकिन ये पुस्तक आज भी आपके सीईटी के अंदर काम में आ सकती है। और आप सभी के लिए इस पुस्तक को 100 रुपए, 120 रुपए, 250 रुपए प्राइस है इसकी, लेकिन 100 रुपए 120 रुपए में आप सभी को उपलब्ध करवा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे भी कुछ इतनी विशेष रूप से अभी काम में आएगी नहीं, कुछ बुक्स बची हुई है। तो अगर आप सीईटी के लिए इस पुस्तक को खरीदना चाहो तो इस वीडियो के कमेंट के अंदर एक आपको लिंक दिया जाएगा, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके और आपको ऑफर के साथ में ये पुस्तक मिल जाएगी। इसको आप सीईटी और वीडियो में भी आराम से पढ़ सकते हैं। और जो सीईटी और वीडियो में मतलब इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग से जो है वो पुस्तक प्लान की हुई है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो कौन सा इसमें से संयोजन नहीं है, सबसे उपयुक्त चुनना है। अब अगर आप बाकी सबको देखोगे सही सटीक एकदम मिले हुए हैं, गड़बड़ यहां पर है कि राजकीय वृक्ष जो है वो खेर को बता रखा है। पेज नंबर 74 पर आप जाओगे तो खेजड़ी जो है इसको प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हैं, और इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का जो है वो दर्जा दिया गया था। तो खेर नहीं होगा, वो आपके खेजड़ी जो है ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये वनस्पति वाले चैप्टर में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, देखिए सालार के जो पेड़ है इनकी लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जाता। पहला कथन, इधर आप जाओगे सालर के पेड़ के अंदर जाओगे, सर्वाधिक उदयपुर जिले में मिलता है, और इस सालर की लकड़ी से माचिस की तीली वे पैकिंग के बॉक्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे लिखे हुए इस्तेमाल पैकिंग, इसकी लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसलिए तो ये गलत हुआ। कौन सा सही नहीं है, पहला ही गलत है इसके अंदर, समझ गए, आराम से ये प्रश्न मिल रहा है। राजस्थान फास्फेटी उर्वरकों के उपयोग किए जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादक है। अब देखो वैसे राजस्थान के अंदर फास्फोरस के लिए जो उत्पादित होता है ना वो रॉक फास्फेट है, और रॉक फास्फेट जो है इसका प्रयोग जो है वो किसमें होता है, आपके उर्वरक के रूप में होता है। और किसको फुल करने के लिए होता है, ये देखिए यहाँ पर फास्फोरिक जो एसिड है इसको ये पूर्ण करता है और उर्वरक के रूप में यूज में लिया जाता है। तो फास्फोराइड जो है इसके रूप में हमारे रॉक फास्फेट यहाँ पर निकलता है। राजस्थान सरकार के द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी एजेंसियां जो है वो स्थापित कर रखी है। 3 एजेंसियां है। राजस्थान वित्त निगम RFC राजस्थान वित्त निगम है, जो कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाती है, यानी कि वित्तीय सहायता देती है। साथ साथ में नवीन उद्योगों की स्थापना, नवीनीकरण या विस्तारीकरण के लिए 20 करोड़ तक का ऋण देती है। तो वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता दोनों इसमें आ जाती है, ठीक है ना। कई सारी योजनाएं भी चलाई जाती है इसके द्वारा, टेक्नोक्रेट हो गई, सैम्पैक्स हो गई, महिला उद्यम निधि हो गई, वो इसके अंदर दी हुई है नीचे, ठीक है ना। एक है आपका कौन सा, यहाँ पर रिको, देखिए रिको है राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं विनियोजन जो आपके या फिर निवेश जो आपके निगम है रिको, ये भी क्या करता है, ऋण उपलब्ध करवाता है, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करता है और आधारभूत संरचना का विकास करता है। तो ये भी ऑल ओवर जो है वो सहायता करता है। उसके बाद राजस्थान राज्य कृषि जो आपके उद्योग निगम है ये नहीं करता है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग ये भी करता है। इसके द्वारा भी जो है वो उत्पादन और विपणन के अंदर जो है वो सहायता की जाती है। महिला कारीगरों को वित्तीय सहयोग भी जो है वो दिया जाता है, और प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब ही तकनीकी हो गया, तो इसलिए ये तीनों के तीनों इसमें आएगा, A, B और D, यानी कि विकल्प A जो है वो इसका सही आंसर होगा। ये एक प्रश्न है जिसके अंदर भी आपको आंसर चेंज करना, मैंने आंसर की बताई थी उस टाइम, थोड़ा सा जल्दी की वजह से जो है वो मैंने प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा था, और हो सकता है ये वाली गलती जो है वो विभिन्न बच्चों से हुई होगी एग्जाम के दौरान। उन्होंने सीधा ये पढ़ा होगा पहली चीनी मिल कौन सी है, और मैक्सिमम ने जो है वो मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर को सही किया होगा, लेकिन मैंने भी कल वही गलती कर दी। लेकिन ये इसमें क्या होगा, गलत, क्योंकि कल एक बच्चे का जो है वो सौरभ का मैसेज आया था कि सर इसमें ये एक शब्द लिखा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसके आधार पर तो फिर ये नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल उसकी बात सही थी। फिर मेरी बात हुई तो उसमें यही था कि ये निजी क्षेत्र के अंदर जो है वो भोपाल सागर वाली आपके दे मेवाड़ शुगर मिल है, जो कि 1932 की है। लेकिन प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र का पूछ रहा है, और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी आपकी किताब में बिल्कुल पेज नंबर 167 पर चीनी उद्योग क्लियरली लिखा हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर गंगानगर के अंदर जो है वो दे गंगानगर शुगर मिल्स स्थापित होती है। ये 1937 में निजी के रूप में होती है, और 1956 में इसका जो है वो आपके प्राइवेटाइज अपने इसका जो गवर्नमेंट है उसके अधीन आ जाती है। इसका जो है वो सार्वजनिक जो है वो इसको कर दिया जाता है। तो गंगानगर शुगर मिल्स जो है वो इसका सही आंसर होगा, जो कि 1956 के अंदर स्थापित होती है सार्वजनिक जो है वो उपक्रम के रूप में। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग करता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत करा होगा कि थर्मल पावर देखा
और लिग्नाइट चुन लिया होगा, लेकिन इसमें लिग्नाइट जो है वो गलत होगा, क्योंकि स्पेशली आपके किताब में लिखा हुआ है कि राजस्थान में कोयला आधारित तापीय स्रोत, और उसमें ए पर लिखा हुआ है एंथ्रासाइट व बिटुमिनस कोयला पर आधारित है, और एक बी में लिखा हुआ है लिग्नाइट कोयला पर आधारित है। तो लिग्नाइट में हमारे नहीं मिलेगा, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस में जाओगे तो राज्य सरकार के उपक्रम में एक ही नंबर पर लिखा हुआ है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। क्या लिखा हुआ है? कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन लिग्नाइट है या फिर कोयला, क्योंकि लिग्नाइट भी कोयले का ही एक प्रकार है, लेकिन ये लिग्नाइट आधारित नहीं है, ये एंथ्रासाइट और बिटुमिनस आधारित है, इस वजह से इसमें कोयला राइट आंसर होगा। और मैं क्लास में भी बार बार बताता हूं कि ये कोयले के अंदर अगर पूछा जाए तो एंथ्रासाइट बिटुमिनस आधारित आएंगे, और अगर स्पेशली लिग्नाइट पूछे तो फिर आपको जो है बाड़मेर और बीकानेर वाले जो है वो बताने हैं। तो यहाँ पर कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन आएगा, जो कि राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन से जो जोड़े हैं वो बिल्कुल सही है, ये आपको मिलान करके बताना है। भाई चंबल परियोजना है किस किस की है? मध्य प्रदेश की और राजस्थान की है। गुजरात, एमपी और राजस्थान दे दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान की है। अब आईजीएनपी जो है ये आपके पंजाब और राजस्थान की है। आप आईजीएनपी के अंदर जाइए और उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर पंजाब, राजस्थान ये दोनों के दोनों उसमें सहयोगी मिलेंगे, और हरियाणा से होकर जो है वो राजस्थान फीडर गुजरता है, वो भी उसमें लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि राजस्थान और आपके पंजाब है इसमें, इसलिए ये सही होगा। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की है। ये आपके जो है इसके अंदर भाखड़ा नांगल ये वाला है, और इसमें साझेदारी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है, हिमाचल प्रदेश इसमें नहीं आता, इसलिए कट होगा। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये व्यास परियोजना है, जिसमें 58.5 राजस्थान की हिस्सेदारी, इसलिए ये सही होगा। तो इसमें से कौन सी जोड़े सही है? बी और डी जो है वो एकदम सही है। बी और डी जो है, यानी कि विकल्प बी इसमें सही होगा। फिर है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य जो फोकस है वो क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन यानी कि रिप्स जो योजना है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, इसका मेनली उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों की संख्या को सीमित करना है। ऐसे तो कोई होगा नहीं जो सीमित करेगा। नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी देना। यहां से अगर आप देखोगे तो राज्य के अंदर सतत आर्थिक विकास हो, रोजगार को बढ़ावा मिले, औद्योगिक विकास हो, नवाचार हो, पर्यावरणीय स्थिरता है, हरित विकास को बढ़ावा मिले। साथ में ये प्रावधान किए गए हैं कि विनिर्माण में अगर कोई 50 करोड़ का निवेश करेगा, सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ का निवेश करेगा, पर्यटन में 10 करोड़ का निवेश करेगा, तो 7 वर्षों के लिए सरकार 75% की सब्सिडी देगी। यानी कि इसमें सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन ये वाला काम हो रहा है। अब ये एज इट इज लाइन तो नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि इसमें ये सब्सिडी दी जाती है, इसका मतलब सब्सिडी है। वित्तीय इसके अंदर जो है वो आर्थिक विकास जो है वो किया जा रहा है, इसके अंदर जो है वो आपके जो रोजगार जो है वो बढ़ाया जा रहा है, वित्तीय प्रोत्साहन इसमें किया जा रहा है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा, एज इट इज लाइन नहीं मिलेगी, वो उसके बेस पर ये प्रश्न जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला है सूची 1, सूची 2 के साथ मिलान करना। भाई खो दरीबा खनन क्षेत्र किसका है? यहाँ पर अगर आप देखोगे आराम से तांबे के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको अलवर के अंदर जाओगे तो खो दरीबा आपको मिल जाएगा, यानी कि खो दरीबा किसका है? तांबे का। फिर जावर की खान राणा लाखा के समय में मिलती है। सीसा जस्ता चांदी में जाओगे, उदयपुर में जाओगे, जावर माला आराम से मिल जाएगी। तो जावर किसकी हो जाएगी? आपके जिंक और लेड की हो जाएगी। और फिर आता है पलाना, कोयले के अंदर जाओगे, बीकानेर में जाओगे, पलाना आपको आराम से मिल जाएगा, यानी कि कोयला हो जाएगा। गुड़ा मालानी, अभी इसमें जगह नहीं थी इस वजह से मैंने डाला नहीं। पेट्रोलियम में जाओगे, बाड़मेर में जाओगे, दुर्गा नाम से वहां पर एक नया कुआं खोदा गया, वो भी गुड़ा मालानी के क्षेत्र में है, और भी गुड़ा मालानी मिल जाएंगे, तो ये पेट्रोलियम से हो जाएगा। ए जो है वो 2 के साथ में मिलान कर रहा है, बी जो है वो 1 के साथ में कर रहा है, सी जो है वो 4 के साथ में कर रहा है, यानी कि विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देश राजस्थान में मीनाकारी का केंद्र कौन सा है? भाई मीनाकारी का केंद्र, हस्तकलाओं में जाओगे, मीनाकारी देखोगे, केंद्र देखोगे, जयपुर मिल जाएगा मुख्य। इसके अलावा नाथद्वारा और बीकानेर है, बीकानेर भी है ऑप्शन के अंदर, लेकिन मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। कोटा जो है ये राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा के औद्योगिक परिदृश्य का एक मुख्य घटक नहीं है? आप जब देखोगे कोटा में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गई, जिंक प्रगलन का रसायन का जो है ये मिल जाएगा। लेकिन जिंक प्रगलन के लिए आप जाओगे तो आपके उद्योग में लिखा हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि देबारी के अंदर स्थापित हो रखा है उदयपुर में, और ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ है। और इस वजह से ये जो है हमारे क्या करता है? जिंक स्मेल्टर का काम करता है। किसका करता है? जिंक स्मेल्टर का। चंदेरिया में भी है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में भी है। तो जिंक वाला जो है वो कोटा में बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए जिंक प्रगलन जो है ये उदयपुर वाले क्षेत्र में है, यहां पर नहीं होगा, इस वजह से ये गलत हो जाएगा।
कथन और कारण दिया हुआ है। देखिए, राजस्थान शीतकाल वर्षा के रूप में मावठ है या फिर मावत है जो है ये नाम से जाना जाता है, शीतकालीन वर्षा। यहाँ पर मानसूनी या फिर चक्रवाती हवाओं में अगर आप जाओगे, लिखा हुआ है शीतकाल में पछुआ पवनों के साथ में भूमध्य सागर, तो उनके हम पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, के चक्रवात से यहाँ पर वर्षा करते हैं, जिसको हम मावट के रूप में जानते हैं। ये गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स मानी जाती है। मावट वर्षा मुख्य रूप से दिसंबर जनवरी में होती है, यानी कि शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से मावट जानी जाती है। ये तो यहीं से ही हो गया, यानी कि सही है। शीतकाल वर्षा लौटते हुए मानसूनी पवनों के कारण ये होती है क्या? बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये होती किसकी वजह से है? पछुआ पवनों के साथ में जब भूमध्य सागर से जो वहां का स्थानीय चक्रवात होता है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, उसकी वजह से ये वर्षा होती है मावट, ना कि शीतकालीन लौटते हुए मानसून की वजह से नहीं होती है। तमिलनाडु में होती है वो, तो इसलिए ये सही होगा और ये गलत होगा, यानी कि ए सही हो जाएगा और आर इसमें गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। देखिए, नीलगिरी को भारत का पहला संरक्षित है जो आपके जीवमंडल के रूप में स्थापित किया गया था, पेज नंबर 341। ये दो प्रश्न वो हैं जो कि आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी से पूछे गए थे। देखिए, नीलगिरी कब है? 1986 के अंदर स्थापित हुआ था, 1986 में हुआ था। एक व्यापक वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? यहाँ पर देखोगे राष्ट्रीय उद्यान, इसमें लिखा हो भारत में 1972 में वन्य जीव अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1972 में हो जाएगा। एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट का शुभारंभ कब किया गया? हाथी संरक्षण परियोजना कब की है? 1992 की है, यानी कि 1992 हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये आपके 1 अप्रैल 1973 का है, यानी कि 1973 का हो जाएगा। अब पुराने से आपको नए की तरफ जाना है कालक्रम में, तो सबसे पहले इनमें से होता है वन्य जीव अधिनियम, यानी कि बी सबसे आगे आएगा। फिर हो जाएगा आपके टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, यानी कि डी आ जाएगा। फिर यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है। फिर आ जाएगा आपका नीलगिरी वाला, यानी कि फिर ए आ जाएगा, यहाँ पर सी है, और फिर सी आ जाएगा। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित जैव मंडल जो भंडार है उनको उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाना है। अब इसमें देखो, ऐसे प्रश्न के अंदर आपको थोड़ा सा जो है वो इंडिया का मैप जो है वो याद होना चाहिए। यहाँ से अगर आप देखोगे, ये तो डेट वाइज दिए हुए हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो नोकरेक जो है ये कहाँ पर है? आपके गारो हिल्स के अंदर है, मेघालय में। ठीक है साहब, ये आ गया आपका मेघालय। अगर आप इसको जमाना भी चाहो तो थोड़ा बहुत आपको मैप आना जरूरी है। मेघालय है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो नोकरेक हो गया। फिर आपके आता है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पर है? आप अगर यहाँ पर देखोगे, ये रहा सिमलीपाल, मयूरभंज जिले का भाग है जो कि आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा तो बहुत नीचे आ जाता है। फिर है आपका दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका दिहांग दिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है आपका, और अरुणाचल प्रदेश तो इससे भी ऊपर जो है वो आपके आ जाता है निकल के। फिर आ जाता है मानस। मानस जो है ये आपके कहाँ पर है? ये आपके असम के अंदर है। यहाँ पर अगर देखोगे तो मानस है, और ये आपका असम के अंदर जो है वो हो जाएगा। असम जो है वो इसके यहाँ पर आ जाएगा आपका असम। अब यहाँ पर अगर आपको करना है इसका मिलान, तो उत्तर से दक्षिण में सबसे उत्तर में कौन सा आएगा आपका? दिहांग दिबांग, यानी कि सी सबसे उत्तर में आएगा। कौन सा आएगा? सी सबसे उत्तर में। फिर कौन सा आएगा आपका? मानस आएगा, यानी कि फिर उसके बाद में आपका डी आएगा। कौन सा आएगा? आपके डी जो है उसके बाद में आएगा। फिर मेघालय का आएगा, यानी कि कौन सा है? नोकरेक है, यानी कि ए आएगा। और फिर कौन सा आएगा? सिमलीपाल उड़ीसा का, यानी कि बी आएगा। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी के लिए घोषणा है कि जो भी बच्चे आपके सीईटी और वीडियो की आने वाले समय में तैयारी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वैसे भले आप एलडीसी बन रहे हो, बन जाओगे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का आपका एक आशा उम्मीद होगी, तो इसलिए सीईटी आप सभी लोग देने वाले हो। उसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम होगा, मई जून में घोषणा कर रखी है आलोक राज जी ने, तो मई जून में उसका एग्जाम होगा। और उन दोनों एग्जाम के लिए एक ऐसी सिंगल बुक है जो आपके लिए वापस काम आएगी, और राजस्थान अर्थव्यवस्था में जो ये प्रश्न है इनको सभी प्रश्नों को सही करवाएगी। एलडीसी भूगोल अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि 40 प्रश्न भूगोल अर्थव्यवस्था के, 2 प्रश्न पर्यावरण और पारिस्थितिकी के, टोटल 42 प्रश्न तो उस एक किताब में से आए। ये भी मेरी गारंटी है कि इस पुस्तक को मैंने एलडीसी से भी ज्यादा और अपडेट और विस्तार से इस पुस्तक के अंदर जो है वो कंटेंट को रखा है। और ये पुस्तक जो है वो है आपके सीईटी के अंदर 25 अंकों के लिए और वीडियो में 30 अंकों के लिए। एक ही पुस्तक दोनों जगह पर काम आएगी, उसी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है।
और वो पुस्तक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें नवीनतम बजट 2026-27 और आर्थिक समीक्षा 2025-26 बिल्कुल अपडेट कर रखा है। सिलेक्शन बुक के नाम से ये मार्केट में आपको मिलेगी। पुस्तक जो है वो संभवतः अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा जो है वो नवीनतम सिलेबस की वजह से इस पुस्तक को लेट किया गया था कि ऐसा ना हो कि सिलेबस चेंज हो जाए, इस वजह से थोड़ा वेट किया। अभी आप सब लोग एलडीसी से फ्री हो गए, 3-4 दिन रेस्ट करना है, 5वें छठे दिन आपको पुस्तक जो है वो मार्केट में मिल जाएगी। मात्र 120 रुपए जो है वो इस पुस्तक की प्राइस है। एक और घोषणा ये भी है कि इस पुस्तक के साथ में इस पुस्तक का ऑनलाइन जो है वो वीडियो कोर्स भी अपने क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स, जहां पर सेम टू सेम ये जो कंटेंट है इसको विस्तार से समझाते हुए जो है वो डायग्राम के माध्यम से आपको याद करवाया जा रहा है। और VSR 01 से 21% का डिस्काउंट इस कोर्स पर आपको मिल रहा है। और इस कोर्स के अंदर आपको प्रिंट करने के लिए नोट्स जो है वो भी मिल रहे हैं। तो आराम से जो है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्लास लेके उनको नोट्स को प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हो, ये किताब भी आप लेकर और पढ़ सकते हो। तो ये तो है सीईटी और वीडियो के लिए आने वाले टाइम में टारगेट। दूसरा, जो बच्चे आगे टारगेट रख रहे हैं सीईटी वीडियो के अलावा, एसआई का री एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, या फिर जितने आपके एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के अंदर जब तक कि आपका नया इकोनॉमिक सर्वे बजट नहीं आ जाता, यानी कि अप्रैल 2027 तक जितने एग्जाम हैं, उन सब एग्जाम के लिए ये जो योजना की पुस्तक है, यह आप सभी के लिए नई पुस्तक जो है वो ला दी गई है। चतुर्थ संस्करण इस पुस्तक का आएगा, जिसमें भारत और राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएं, नीतियां, मिशन, कार्यक्रम, अभियान, सब कुछ इसमें अपडेट रखा गया है नवीनतम बजट और आर्थिक समीक्षा के साथ में। सिलेक्शन बुक के नाम से ये पुस्तक आपको मार्केट में केवल 90 रुपए के अंदर प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आरएस का एग्जाम हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, दोनों में ये पुस्तक आराम से आपके काम आ जाएगी, जो कि इंडिया इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी दोनों को कवर करेगी। ठीक है। 2 प्रश्न जो है वो आपके एलडीसी के अंदर केंद्र के बजट से पूछे गए थे। अब पुस्तक अपनी केंद्रीय आर्थिक समीक्षा और बजट की आती है। मैंने एलडीसी वाले बच्चों को ये पुस्तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि भाई मुझे भी नहीं लग रहा था कि इस पुस्तक से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं था डायरेक्टली कि भाई इंडिया इकोनॉमी या फिर भारतीय जो है वो आर्थिक परिदृश्य से प्रश्न आएंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो था कि केंद्रीय बजट 2026-27 जो है इसमें कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण की घोषणा की गई है। वो कौन सा है? वो है भारत विस्तार। इस पुस्तक के पेज नंबर 80 पर आप सभी को बताया हुआ है भारत विस्तार, जो कि कृषि संसाधनों के पहुंच के लिए एक बहुभाषी जो आपके एआई टूल है, जिसको हम क्या कहेंगे भारत विस्तार, वो इसमें लॉन्च किया गया है। ये किसानों के लिए जो है वो एआई टूल के रूप में काम करेगा। एक था आपके केंद्रीय बजट 2026-27 जो है, इसमें निम्नलिखित में से स्रोत के जो आपके हैं उनको रुपए का, अच्छा इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। देखिए इस प्रश्न में कई सारे बच्चों को डाउट हो रहा है। इसमें बोल रहा है कि केंद्र का जो बजट है ना, उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत को, यहां पर अगर से लिखा हुआ रहता तो आंसर चेंज हो जाता, यहां पर क्या लिखा हुआ है को, किस स्रोत को रुपए का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता है। यानी कि जैसे देखिए ये एक स्रोत है और ये एक स्रोत है। पहला अगर होता है कि किस स्रोत से हमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, यानी कि हमें सबसे ज्यादा पैसे प्राप्त कहां से हो रहे हैं। एक बोल रहा है कि किस स्रोत को का मतलब हो गया उस स्रोत को मिल रहा है, तो रुपए जो है वो हमारे कहां पर जाते हैं सबसे ज्यादा, तो इसी के ऊपर लिखा हुआ रुपए कहां से आते हैं, और ये है रुपए कहां जाता है हमारा पेज नंबर 85 के ऊपर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो हमारे स्टेट के जो शेयर होते हैं टैक्स के, यानी कि राज्यों का जो करों के अंदर हिस्सेदारी होती है 22% हमारा वहां पर जाता है। राज्यों का करों में हिस्सा ये सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है वो पैसों को प्राप्त करता है। तो ये 2 प्रश्न थे जो कि आपके इस वाली पुस्तक में से आराम से मिल गए हैं। ठीक है ना, तो 44 क्वेश्चन तो ये हो चुके हैं। इसके अलावा एक प्रश्न जो है वो आपके यहाँ से पूछा गया है, राजस्थान भूगोल की जो अपनी पुस्तक है यहाँ से। वो उसमें क्यों नहीं था? क्योंकि आपके सिलेबस में परिवहन नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने परिवहन का चैप्टर नहीं डाला उस पुस्तक में। लेकिन परिवहन का एक प्रश्न आपको पूछा है, वो पूछा है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो परियोजना है, जो कि राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है, का उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी जो है इसको सुधारने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीएमआईसी जो दिल्ली मुंबई आपके एक्सप्रेस वे है, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो गलियारा है डीएमआईसी जो है, ये स्पेशली हमारे राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, और ये राजस्थान से गुजरने वाला एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे के रूप में जो है वो काम करेगा, जो कि डीएमआईसी के लिए जो है वो एक प्रकार से काम करने वाला। 3 प्रश्न जो है वो आपकी योजनाओं से जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, 3 प्रश्न जो है वो आपके
योजनाओं की जो अपनी पुस्तक है यहाँ से पूछे गए हैं, जो कि आपके चतुर्थ संस्करण हैं, जो आप मार्केट से आराम से जाकर लेकर भी आ सकते हैं, क्योंकि तीसरे संस्करण से भी मिले हैं वो एक ही बात है। चौथे संस्करण के अंदर अगर आप देखोगे तो एक प्रश्न था मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, और इसमें गलत कथन पूछा था। और डी के अंदर देखोगे तो कक्षा 8 से लेकर 12 तक वाले जो है इनको सेवा और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपए की बात है, जबकि इसमें अगर आप देखोगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 जो कि 12 जनवरी 2026 है, जिसमें 8वीं से 12वीं पास के लिए सेवा और व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपए की बात है, जबकि यहाँ पर 7.5 की है, इसलिए ये इसमें गलत हो जाएगा एक तो। दूसरा इसमें था राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर जो है वो प्रावधान में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये रहा कि हमें क्या करना है विकेंद्रीकृत जो ग्रिड है वो कनेक्टिविटी हमें करनी है, और नवीकरणीय ऊर्जा जो आपके संयंत्र है उनकी हमें स्थापना करनी है। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ये रहा, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो विकेंद्रीकृत और जो बड़े पैमाने पर सौर उत्पादन है ये विशेष रूप से हमें करना होगा, विकेंद्रीकरण करना होगा। अगला था एक राजस्थान औद्योगिक विकास जो नीति है, राजस्थान की उद्योग से जुड़ी हुई चाहे कोई सी भी नीति हो, उसमें एक शब्द तो आपको लिखना ही लिखना है, याद रखना ही है, वो है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि जैसे आप आए और यहाँ पर सरकार के द्वारा एक पूरा का पूरा आपके लिए रेडी करके रखेंगे, जो भी जगह आपको चाहिए, जो चीज चाहिए आपको सीधा आना है, अपना सामान लेकर आना है, आपने प्लग किया और सीधा प्ले। प्ले का मतलब खेलना स्टार्ट, यानी कि आप अपना जो है वो व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान की सभी उद्योग वाली नीतियों में मिलेगा, और यहाँ पर राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का पूछा है तब भी आंसर क्या होगा, प्लग एंड प्ले की सुविधाएं जो है इनको बढ़ावा दिया जाता है राजस्थान। दो प्रश्न जो है वो आपके पूछे हैं आर्थिक समीक्षा और बजट से। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट की पुस्तक है सिलेक्शन बुक, इसमें से आपके दो प्रश्न जो है वो सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो था राजस्थान में जिला जो उद्योग केंद्र है इनकी क्या भूमिका होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आधारभूत संरचना विकास, जिसमें वर्तमान में राजस्थान में 43 जिला उद्योग केंद्र और 6 जो है वो उपकेंद्र काम कर रहे हैं, जो कि उद्यमियों को सहायता प्रदान करते हैं किस क्षेत्र के अंदर, उद्योग के विकास के लिए। तो सीमेंट जैसा इसमें कुछ है नहीं, खनन के लिए कुछ है नहीं, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उनको ये क्या करता है, बढ़ावा देता है एमएसएमई को, और उसमें जो है वो सहायता प्रदान करता है जो भी उद्यमी है, चाहे वो एमएसएमई का हो चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा। एक प्रश्न था कि डीएमआईसी जो है वो राजस्थान से होकर गुजरता है और औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देता है। कौन से औद्योगिक गलियारा, तो आप सभी को पता है कि इस आपके डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के द्वारा एक तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र केबीएनआईआर जो है इसको विकसित किया जा रहा है, जोधपुर पाली मारवाड़ जो औद्योगिक क्षेत्र है इसको विकसित किया जा रहा है, जो आपके किशनगढ़ वाला है उसको कर रहे हैं, भीलवाड़ा वाला है उसको कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो है वो आपको सीधा सा क्या पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र है, तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र है, विकल्प ए जो है वो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सही जो है वो हो जाता है। ये अपना क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पर ये पीडीएफ भी डाल दी जाएगी ताकि आप आराम से देख सको। और जो भी बच्चे आने वाले समय में सीटी और वीडियो का टारगेट रख रहे हैं उन सब के लिए एक ये पुस्तक अति महत्वपूर्ण रहेगी। 4-5 दिन रेस्ट करना है, पुस्तक आपको मिल जाएगी नवीनतम अपडेट सिलेबस के हिसाब से, सिलेक्शन बुक के नाम से 120 रुपए में मार्केट में मिलेगी। सीटी में 25 प्रश्न और वीडियो के अंदर 30 प्रश्नों के नाम से ये राजस्थान अर्थव्यवस्था की पुस्तक आएगी। इसी पर ही आधारित ये कोर्स है जो आप अभी जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट हो चुकी है क्लासें, 2 क्लासें बाकी है, वो आपको करवा दी जाएगी। योजनाओं की ये पुस्तक चतुर्थ संस्करण जो है ये भी बिल्कुल नया अपडेट है, 90 रुपए के अंदर ये आपको मार्केट के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो आपके आरएस एसआई और जो आपके एग्जाम होंगे सीटी वीडियो, उन सब के लिए ये पुस्तक काम में आने वाली है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि भाई 2 प्रश्न जो है वो हमारे कहां से पूछे गए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा से। इसके अलावा हमारे योजनाओं से जो है वो आपके 3 प्रश्न जो है वो योजनाओं से पूछे गए हैं। 1 प्रश्न जो है वो राजस्थान भूगोल से आया है, 2 प्रश्न जो है वो केंद्रीय आर्थिक समीक्षा से आए हैं। टोटल जो है ये आपके 8 प्रश्न हो जाते हैं और 42 प्रश्न जो है वो यहाँ से आए हैं। टोटल अगर हम मिलाकर बात करें तो 50 प्रश्नों के आसपास जो है वो अपनी पुस्तक में से आया है, लेकिन 42 प्रश्न जो है वो केवल इस पुस्तक में से आए हैं। और मैं बार बार चिल्ला के बोलता था जब क्लास लेता था कि भाई बच्चों ये पुस्तक जाकर ले आना, ये पढ़ लेना। लास्ट में ऑफर भी दिलवाया था कि भाई ताकि आप पढ़ लो इसको। तो पुस्तक से काफी अच्छा जो है वो आपके आउटपुट मिला है। और जो भी बच्चे इस पुस्तक को पढ़े हैं आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है। बाकी जो भी बच्चे हैं
उनका अगर कोई भी प्रश्न है सीईटी वीडियो इन वगैरह को लेकर वो भी पूछ सकते हैं, एलडीसी को लेकर वो भी पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग चाहे तो बता भी सकते हैं कि भाई एलडीसी में क्या स्कोर रह रहा है, ताकि बाकी बच्चे जो है वो उससे अनुमान लगा सके। फिलहाल अपन इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आगे और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।